गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। बृहन्मुंबई महानगरपालिका शिक्षण विभाग की ओर से मैं नीलम हुमरे तुर्बे एमपीएस सेकेंडरी स्कूल ट्रॉम्बे ऑनलाइन एजुकेशन में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज का हमारा विषय है हिंदी और उसमें हम दूसरी इकाई की छापा एक कविता आज देखने वाले हैं। तो चलो देखते हैं कविता छापा। छापा ये जो कविता है ये ओम प्रकाश आदित्य जी ने लिखी हुई कविता है। इस कविता में ये जो प्रस्तुत कविता जो है वो एक हास्य व्यंग्यात्मक कविता है। इसमें क्या कहा है देखो बच्चों कि कवि ने आयकर विभाग के छापे के माध्यम से आम आदमी की आर्थिक स्थिति, छापा मारने वालों की कार्यप्रणाली को इसमें दर्शाया है और कवि द्वारा किया गया छापे का वर्णन एक व्यंग्यात्मक हास्य उत्पन्न करता है। जैसे हम एक छापा कविता देखने वाले हैं और जब आप एक कविता देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसमें कवि ने किस तरीके से हास्य व्यंग्यात्मक या हास्य उत्पन्न किया हुआ है। इसमें क्या बताया है देखो बच्चों कि इस कविता में आयकर विभाग वाले यानी इनकम टैक्स, आयकर विभाग यानी क्या, इनकम टैक्स। अभी इस कविता में आयकर विभाग वाले कर चोरी करने वालों और गैर कानूनी ढंग से संपत्ति जमा करने वाले लोगों के घर और कार्यालय में वो छापा मारते हैं। यहाँ कवि के घर भी ऐसे ही आयकर विभाग के अधिकारियों का छापा पड़ता है। तो कवि मांगी गई वस्तुओं को साहित्य में इस्तेमाल किए जाने वाले शब्दों से जोड़कर यहाँ हास्य व्यंग्य उत्पन्न करते हैं और उसमें अधिकारियों को जवाब देते हैं। तो चलो देखते हैं छापा एक कविता। देखो इस छापा कविता को अभी हम शुरुआत करते हैं। ध्यान पूर्वक सुनना है। मेरे घर छापा पड़ा, छोटा नहीं बहुत बड़ा। वे आए, घर में घुसे और बोले सोना कहाँ है। मैंने कहा मेरी आंखों में है, कई रात से नहीं सोया हूँ। वे रोश में आकर बोले स्वर्ण दो स्वर्ण। मैंने जोश में आकर कहा सुवर्ण मैंने अपने काव्य में बिखरे हैं, उन्हें कैसे दे दूँ। वे झुंझलाकर बोले तुम सब समझे नहीं, हमें तुम्हारा अनधिकृत रूप से अर्जित अर्थ चाहिए। मैं मुस्कुराकर बोला अर्थ मेरी नवी कविताओं में है, तुम्हें मिल जाए तो ढूंढ लो। देखो अभी हम एक एक पंक्ति का भावार्थ देखते हैं। इसमें देखो छापा, यहाँ अंडरलाइन किए वर्ड का अर्थ, शब्द का अर्थ बच्चों ध्यान में रखो। छापा यानी इनकम टैक्स की जो रेड पड़ती है यानी धावा, उसे ही यहाँ छापा कहा गया है। रोष यानी क्रोध, गुस्सा। स्वर्ण यानी सोना के जिसे हम गोल्ड कहते हैं। सुवर्ण यानी सुंदर अक्षर, अच्छी हैंडराइटिंग यानी सुवर्ण। झुंझलाकर, झुंझलाकर यानी क्या, भड़क कर, गुस्से में आकर। अनधिकृत यानी गैर कानूनी। अर्जित यानी कमाया हुआ, सही तरीके से कमाया हुआ धन, इसे हम कहते हैं अर्जित। अर्थ, अर्थ यानी धन या पैसा, रुपया। और अर्थ का दूसरा अर्थ क्या होता है, मतलब, जिसे हम मीनिंग कहते हैं। तो इस अर्थ के शब्द के ऊपर ही यहाँ इस पंक्ति में हास्य व्यंग्य कवि ने उत्पन्न किया हुआ है। तो अभी हमने देखे इसके शब्दार्थ। तो एक एक पंक्ति के अभी हम भावार्थ देखते हैं। मेरे घर छापा पड़ा, छोटा नहीं बहुत बड़ा। देखो यहाँ कवि ओम प्रकाश आदित्य जी क्या कहते हैं। देखो
यहाँ कवि के घर छापा पड़ा। मेरे घर छापा पड़ा, छोटा नहीं बहुत बड़ा। कवि के घर छापा पड़ा यानी घर पर आयकर विभाग के अधिकारियों का छापा पड़ा, और वह भी कोई छोटा मोटा नहीं तो बहुत बड़ा छापा पड़ा। वे आए, घर में घुसे और बोले, सोना कहाँ है? देखो, अधिकारी कवि के घर में आए, उनके घर में घुसे और पूछताछ करने लगे। अभी पूछताछ में उन्होंने क्या कहा? वो बोले, सोना कहाँ है? अभी आयकर विभाग के जो अधिकारी आते हैं वो किस लिए आते हैं कि जो गैर कानूनी रूप से जो धन कमाया है, जो पैसा कमाया है, उसे लेने के लिए आते हैं। तो वैसे ही अधिकारी गलत फहमी की वजह से कवि के घर में आए छापा मारने के लिए। अभी जब वो आए तो उन्होंने क्या पूछा? सोना कहाँ है? मैंने कहा, मेरी आंखों में है, कई रात से नहीं सोया हूँ। देखो, अभी यहाँ कैसे बोले कवि कि कवि ने उन्हें जवाब दिया कि वह तो मेरी आंखों में है, मैं कई रात से सोया नहीं हूँ। मतलब अधिकारियों को उस पर गुस्सा आया। अभी उन्होंने सोना मांगा था और सोना पूछा था कि सोना कहाँ है, पर यहाँ कवि ने क्या बताया कि सोना मेरी आंखों में है और कई रात से मैं सोया नहीं। यानी यहाँ सोने का जो अर्थ है वो कवि ने अलग सा लिया, और आयकर विभाग के अधिकारियों को जो सोना चाहिए था यानी वो गोल्ड चाहिए था, पर यहाँ कवि ने उसका अर्थ क्या लिया? सोना यानी सोना, और वो कवि कई रात से वो सोए नहीं। ये उन्होंने उसके जवाब में आयकर अधिकारियों को उत्तर दिया। अभी आगे क्या होता है देखो, वे रोष में आकर बोले, स्वर्ण दो स्वर्ण। मतलब ऐसा उत्तर सुनकर उन्हें गुस्सा आया। तो गुस्से में आकर उन्होंने क्या बोला? क्रोध में आकर के स्वर्ण दो स्वर्ण, यानी हमें सोना चाहिए, सोना गोल्ड चाहिए। मैंने जोश में आकर कहा, स्वर्ण मैंने अपने काव्य में बिखरे हैं, उन्हें कैसे दे दूं? अभी देखो, उन्होंने भी क्या कहा? जोश में आकर कहा कि सुवर्ण वो मैं कहाँ से दूं, वो तो मेरे काव्य में है। देखो, लेखक सुवर्ण को सुवर्ण से जोड़ते हैं। यहाँ आयकर अधिकारियों को सुवर्ण चाहिए यानी सोना चाहिए। अब इस वर्ण शब्द को लेखक सुवर्ण से जोड़ते हैं और जवाब देते हैं कि सुवर्ण तो उन्होंने अपने काव्य में बिखरे हैं, तो उसे वो कैसे सौंप दे? देखो, सुवर्ण तो मैंने अपने काव्य में बिखरे हैं, तो उन्हें मैं कैसे सौंप दूं? ऐसे कवि कहते हैं। अभी आगे क्या होता है देखो, वे झुंझलाकर बोले, तुम समझे नहीं? अभी ऐसे कवि की बातें सुनकर आयकर अधिकारियों को गुस्सा आया, तो वो भड़क कर बोले, गुस्से में बोले, तुम्हें समझ में नहीं आता? हमें तुम्हारा अनधिकृत रूप से अर्जित अर्थ चाहिए। मतलब अभी क्या बोलते हैं देखो, अधिकारी कवि का जवाब सुनकर झुंझलाते हैं, गुस्सा होते हैं और वो गुस्से में कहते, तुम हमारी बात समझे नहीं, हमें तुम्हारा वह अर्थ चाहिए जिसे तुमने गैर कानूनी रूप से कमाया है। देखो, वो क्या बोलते हैं कि हमें तुम्हारा वो अर्थ चाहिए कि जिसे तुमने गैर कानूनी रूप से कमाया है। अभी देखो, मैं मुस्कुराकर बोला, अर्थ मेरी नई कविताओं में है, तुम्हें मिल जाए तो ढूंढ लो। अभी उस पर भी कवि मुस्कुराते हुए कहते हैं देखो कि यहाँ कवि अधिकारियों के अर्थ शब्द को कविता के अर्थ से जोड़ते हैं। देखो, अधिकारियों को अर्थ चाहिए यानी धन यानी पैसा। अभी कवि क्या करते हैं, उस अर्थ को नई कविताओं के अर्थ से मिलाते हैं। फिर और कहते हैं कि अर्थ तो मेरी नई कविताओं में है, आपको मिल सके तो आप उसे ढूंढ लो। इस तरीके से इस पंक्ति में कहा गया है। अभी आगे देखो,
वे कड़क कर बोले, चांदी कहाँ है? मैं भड़क कर बोला, मेरे बालों में आ रही है धीरे धीरे। वे उद्भ्रांत होकर बोले, यह बताओ तुम्हारे नोट कहाँ है? परीक्षा से 1 महीने पहले करूँगा तैयार। वे गरज कर बोले, हमारा मतलब आपकी मुद्रा से है। मैं लरस कर बोला, मुद्राएं? आप मेरे मुख पर देख लीजिए। वे खड़े होकर कुछ सोचने लगे। देखो, अभी यहाँ कड़क कर यानी तेज आवाज में, शब्दार्थ देखते हैं पहले कि कड़क कर यानी तेज आवाज में, उद्भ्रांत होना यानी हैरान होना, आश्चर्यचकित होना, गरज कर यानी चीख कर बड़ी आवाज में, मुद्रा यानी जैसे पैसा, उसका सिक्का, उसे हम मुद्रा कहते हैं। लरज कर यानी काँप कर, और मुद्राएं यानी मुख के भाव, लुक ऑफ अ पर्सन, उसे हम कहते हैं मुद्राएं। अभी देखो, वे कड़क कर बोले, चांदी कहाँ है? अभी एक तो आयकर विभाग के अधिकारियों को पूछे गए प्रश्न पर जो कवि है वो कवि क्या कह रहे हैं, उल्टा ही जवाब दे रहे हैं कि जिसे वो साहित्य से जोड़कर उसे उन अधिकारियों को उल्टा जवाब दे रहे। अभी इस वजह से वो अधिकारी गुस्सा हो जाते हैं और इसी गुस्से में वो तेज आवाज में, जोर की आवाज में बोलते हैं, चांदी कहाँ है? देखो, फिर अधिकारी कवि से छुपा कर रखी गई चांदी निकालने के लिए कहते हैं। यहाँ कवि चांदी का अर्थ चांदी जैसे सफेद हो गए अपने बालों से जोड़कर कहते हैं, चांदी तो मेरे सिर के बालों में आ रही है। देखो, वे कड़क कर बोले, चांदी कहाँ है? मैं भड़क कर बोला, मेरे बालों में आ रही है धीरे धीरे। अभी वो तेज आवाज में आयकर विभाग के अधिकारी पूछते हैं कि चांदी कहाँ है, पर यहाँ वापस जो कवि है, कवि भी भड़क कर बोलते हैं कि चांदी का अर्थ यहाँ कवि किससे जोड़ते हैं कि उनके सिर पर जो बाल है और वो जो बाल सफेद होने लगे हैं, उन बालों के साथ वो चांदी का अर्थ यहाँ जोड़ते हैं। वे उद्भ्रांत होकर बोले, देखो, अभी आयकर विभाग के अधिकारी आश्चर्यचकित होकर बोले, यह बताओ तुम्हारे नोट कहाँ है? अधिकारी जब कड़क कर पूछते हैं कि उनके नोट कहाँ है, तो वे नोट का संबंध वापस, देखो, परीक्षा से 1 महीने पहले करूँगा तैयार। अभी यहाँ वो अधिकारी पूछते हैं कि तुम्हारे नोट कहाँ है, और अभी वो वापस नोट का संबंध किससे जोड़ते हैं? देखो कि नोट का संबंध कवि वापस परीक्षा में, विद्यालय की परीक्षा के नोटों के साथ जोड़कर जवाब देते हैं। अभी क्या जवाब देते हैं? देखो, जवाब देते हैं कि परीक्षा के नोट तो वे परीक्षा से 1 महीने पहले तैयार करेंगे। मतलब आयकर विभाग के अधिकारियों को चाहिए नोट, और यहाँ कवि उसका अलग ही अर्थ निकाल कर बोलते हैं कि वो समझते हैं कि परीक्षा का नोट, और वो तो नोट परीक्षा से 1 महीने पहले तैयार करेंगे। ऐसे कवि आयकर विभाग के अधिकारियों को जवाब देते हैं। अभी देखो, ऐसा जवाब सुनकर क्या होगा? वे गरज कर बोले, हमारा मतलब आपकी मुद्रा से है। मैं लरज कर बोला, मुद्राएं? आप मेरे मुख पर देख लीजिए। वे खड़े होकर कुछ सोचने लगे। देखो, वे गरज कर बोले। अधिकारियों ने गरजते हुए यानी चीख कर बड़ी आवाज में बोले, हमारा मतलब आपकी मुद्रा से है। अभी मुद्रा यानी क्या? पैसे, रुपया, सिक्का, मतलब हमारा मतलब आपके पैसों से है। और मैं लरज कर बोला, मतलब कवि यहाँ वापस घबराते हुए बोलते हैं कि
मुद्राएं आप मेरे मुख पर देख लीजिए। वे खड़े होकर कुछ सोचने लगे। अभी कवि वापस इस मुद्रा का जो अर्थ है वो मुख मुद्रा से जोड़कर जवाब देते हैं कि मुद्राएं तो आप मेरे मुख पर देख ले। इस तरीके से कवि अधिकारियों को वापस जवाब देते हैं। देखो यहाँ क्या कहा गया था इन पंक्तियों में कि वे कड़क कर बोले चांदी कहाँ है, मैं भड़क कर बोला मेरे बालों में आ रही है धीरे धीरे। वे उद्भ्रांत होकर बोले यह बताओ तुम्हारे नोट कहाँ है, परीक्षा से 1 महीने पहले करूँगा तैयार। वे गरज कर बोले हमारा मतलब आपकी मुद्रा से है। मैं लरज कर बोला मुद्राएं आप मेरे मुख पर देख लीजिए। वे खड़े होकर कुछ सोचने लगे। और इसमें जो अधिकारियों ने कहा कवि से कि छुपाकर रखी गई हुई चांदी निकालने के लिए कहते हैं, तो कवि चांदी का अर्थ चांदी जैसे सफेद हो गए अपने बालों से जोड़कर कहते हैं चांदी तो मेरे सिर के बालों में आ रही है। अधिकारी जवाब कड़क कर पूछते हैं कि उनके नोट कहाँ है, तो वे नोट का जो संबंध है वो विद्यालय की परीक्षा के नोटों के साथ जोड़कर जवाब देते हैं कि परीक्षा के नोट तो वे परीक्षा से 1 महीने पहले तैयार करेंगे। अभी अधिकारियों को ये सब सुनकर गुस्सा आता है और वो गरजते हुए कहते हैं कि हमारा कहने का मतलब आपकी मुद्रा यानी पैसे सिक्कों से है। कभी वापस इसका अर्थ किससे जोड़ते हैं, देखो मुख मुद्रा से जोड़कर जवाब देते हैं कि मुद्राएं तो मेरे मुख पर है देख लो। ये इन पंक्तियों में कहा गया है। अभी आगे की पंक्ति ध्यानपूर्वक सुनो। फिर शयन कक्ष में घुस गए और फटे हुए तकियों की रुई नोचने लगे। उन्होंने टूटी अलमारी को खोला, रसोई की खाली पिंपियों को टटोला, बच्चों की गुल्लक तक देख डाली, पर सब में मिला एक ही तत्व खाली। कनस्तरों को मटकों को ढूंढा, सब में मिला शून्य ब्रह्मांड। देखकर मेरे घर में ऐसा अरण्यकांड, उनका खिला हुआ चेहरा मुरझा गया। देखो फिर शयन कक्ष में घुस गए और फटे हुए तकियों की रुई नोचने लगे। अभी तक आयकर विभाग वालों ने कवि से सोना मांगा, चांदी मांगी, रुपए मांगे, पैसे मांगे, फिर भी उन्हें कवि ने उसका अर्थ साहित्य से जोड़कर उन्हें हास्य व्यंग्यात्मक रूप में जवाब दिया। अभी यहाँ उसके बाद आयकर विभाग के अधिकारी यहाँ कहाँ घुसते हैं, देखो शयन कक्ष। शयन कक्ष यानी क्या, सोने की रूम यानी बेडरूम। रुई यानी अर्थ देखो पहले शब्दों का। रुई यानी कपास, अलमारी यानी कबर्ड, पिपिया यानी एक प्रकार का डिब्बा होता है उसे पिपिया कहा जाता है। टटोलना यानी हाथ लगाकर उसे छूकर देखना, तलाशी लेना। टटोलना यानी तलाश करना। गुल्लक यानी पिगी बैंक है जिसमें हम पैसा इकट्ठा करते हैं। आपने भी अपनी गुल्लक बनाई होगी देखो, तो गुल्लक यानी उसमें पैसा इकट्ठा किया जाता है। तत्व यानी पदार्थ। यहाँ कनस्तर यानी टीन का पीपा, उसे कनस्तर कहा जाता है। शून्य ब्रह्मांड मतलब पूरा खाली मिलना, खाली संसार, कुछ भी नहीं होना, उसे कहा जाता है शून्य ब्रह्मांड। अरण्यकांड यानी बिखरा हुआ, यहाँ वहाँ फैला हुआ, उसे कहा जाता है अरण्यकांड। अभी एक एक पंक्ति को हम देखते हैं। फिर शयन कक्ष में घुस गए। देखो शयन कक्ष यानी सोने की रूम। अभी उसमें वो घुस गए। देखो फिर शयन कक्ष में घुस गए और फटे हुए तकिए की रुई नोचने लगे। अभी अधिकारी
कवि की यह बातें सुनकर, जवाब सुनकर कुछ सोचने लगे। फिर उसके बाद वो सोने के कमरे में घुस गए। देखो, वो कवि के सोने के कमरे में घुस गए और उनके फटे तकिए की रुई नोचने लगे। शायद पैसे इसमें छुपा कर रखे हो। देखो, अभी वो कवि के सोने के कमरे में घुस गए, शायद फटे हुए तकिए और उनकी फटे हुए तकियों की रुई नोचने लगे। अभी रुई कोई क्यों नोचने लगे? क्योंकि शायद उन्होंने जो अपना गैरकानूनी रूप से गमाया हुआ जो धन है, वो शायद उस तकिए में छिपा कर रखा होगा और इसीलिए वो आयकर विभाग के अधिकारी उस फटे हुए तकिए की रुई नोचते हैं। अभी यह देखकर आगे देखो, कवि कहते हैं, उन्होंने टूटी अलमारी को खोला, रसोई की खाली पीपियों को टटोला, बच्चों की गुल्लक तक देख डाली। देखो, अभी पहले तो उन्होंने सोने के कमरे में जाकर तकियों की रुई नोचने लगे, मतलब तकियों की रुई सब निकाली, देखा उसमें कुछ है क्या, पर वहाँ भी उन्हें कुछ भी नहीं मिला। उसके बाद वो कहाँ गए, रसोई घर की खाली पिपियों को टटोला। रसोई घर में जो एक प्रकार का डब्बा होता है, हर एक डिब्बे को छूकर देखा, उसमें तलाशी की कि कुछ है क्या। यहाँ तक उन्होंने बच्चों की जो गुल्लक होती है कि जिसमें पैसा इकट्ठा किया जाता है, उसे भी देख डाला, पर सब में मिला एक ही तत्व। पर सबको देखा, गुल्लक को देखा, अलमारी को देखा, पीपियों को देखा, तकियों को देखा, पर किसी में भी कुछ भी नहीं मिला। सब कुछ कैसा था? देखो, सब कुछ खाली था। अभी आगे देखो, कनस्तरों को, मटकों को ढूंढा, सब में मिला शून्य ब्रह्मांड। यहाँ कवि कहते हैं कि अधिकारियों ने उनके घर में पड़े कनस्तरों को और पानी रखने वाले मटकों को सब में टटोला, सब में तलाशी की, पर उन्हें क्या दिखाई दिया? सब खाली मिला, यानी शून्य ब्रह्मांड, यानी सब कुछ खाली था कि किसमें भी उन्हें कुछ भी नहीं मिला। देखकर मेरे घर में ऐसा अरण्यकांड, उनका खिला हुआ चेहरा मुरझा गया। देखो कि कवि यहाँ कहते हैं कि अधिकारियों ने मेरे घर में ऐसा जो दृश्य देखकर, यहाँ वहाँ फैला हुआ, बिखरा हुआ ये सब दृश्य देखकर, तो उनका जो पहले आते वक्त जो खिला हुआ चेहरा था वो क्या हो गया? अभी मुरझा गया। क्योंकि आयकर विभाग के अधिकारी जब कवि के घर में छापा मारने के लिए आने वाले थे, तो वो बड़े जोश में आ गए थे, जोश में आए थे कि अभी उनके घर से हमें कुछ ना कुछ गैर कानूनी धन मिलेगा ही। पर ऐसा हुआ क्या? बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। और इस वजह से कवि कहते हैं कि अधिकारियों का ये सब देखकर जो खिला हुआ चेहरा था, वो चेहरा मुरझा गया, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि छापे में काफ़ी धन मिलेगा, पर यहाँ तो कुछ भी नहीं मिला। अब इस वजह से अधिकारियों का खिला हुआ जो चेहरा था, वो चेहरा मुरझा गया। मुरझा जाना यानी क्या? चेहरे पर उदासी प्रकट होना। उसे भी, इस मुहावरे को भी याद रखो, परीक्षा में हमें मुहावरे भी पूछे जाते हैं। मुरझा जाना यानी क्या? चेहरे पर उदासी प्रकट होना। और ये जो आयकर विभाग के जो अधिकारी थे, उन अधिकारियों का चेहरा कवि के घर का ये सब दृश्य देखकर वो मुरझा गया, क्योंकि कवि के घर में उन्हें कुछ भी नहीं मिला। अभी आगे क्या होता है देखते हैं। और उनके बीच सूची हृदय में रौद्र की जगह करुण रस समा गया। वे बोले, क्षमा कीजिए, हमें किसी ने गलत सूचना दे दी। अपनी असफलता पर वे मन ही मन पछताने लगे।
सिर झुकाकर वापस जाने लगे। मैंने उन्हें रोककर कहा, ठहरिए। देखो, यहाँ रौद्र यानी क्रोधपूर्ण, करुण यानी दया, पछताना यानी कोई भी गलत काम करने पर जो दुख होता है उसे हम क्या कहते हैं? पछताना। अभी देखो कि कवि के घर में आयकर विभाग के अधिकारियों को कुछ भी नहीं मिला तो वो क्या हो गए? वो पछता गए। अभी आगे क्या होता है देखो। और उनके बीच सूची हृदय में रौद्र रूप की जगह करुण रस समा गया। अब अधिकारियों का गुस्सा शांत हो गया था, क्योंकि वो पहले तो बहुत गुस्से में थे। यहाँ जो अधिकारी, आयकर विभाग के अधिकारी कवि को पूछते थे और कवि हर एक प्रश्न का जो जवाब है वो दूसरा ही अर्थ यानी साहित्य के अर्थ से जोड़कर उसमें जवाब देते थे, और इस वजह से उन आयकर विभाग के अधिकारियों को बहुत गुस्सा आया था। अभी कवि के घर की हर एक जगह की जांच की, पर उनके घर में कुछ भी नहीं मिला। अभी ये सब देखकर अब अधिकारियों का जो गुस्सा है वो गुस्सा शांत हो गया और उनके मन में दया का भाव आ गया था। देखो, अभी गुस्से की जगह किसने ली? दया की जगह ली। उनके मन में दया का भाव आ गया था। कवि से उन्होंने क्षमा मांगी। देखो, वे बोले, क्षमा कीजिए, हमें किसी ने गलत सूचना दे दी। कवि से उन्होंने क्षमा मांगी और बताया कि किसी की गलत सूचना पर वे उसके यहाँ आ गए थे। मतलब कवि के घर में जो छापा मारने के लिए आयकर विभाग के जो अधिकारी आए, उन्हें किसी ने गलत सूचना दे दी थी और उसकी गलत सूचना की वजह से वो कवि के घर में छापा मारने आ गए, और इस वजह से कवि को बहुत मुश्किल भी हुई और उन्हें यहाँ कुछ भी नहीं मिला। इसीलिए उन्होंने कवि की क्षमा मांगी। अपनी असफलता पर वे मन ही मन पछताने लगे। मतलब अधिकारियों को कवि के घर में कुछ भी नहीं मिला तो वे पछताने लगे। मतलब उन्होंने जो कवि के घर में आकर यहाँ वहाँ जाकर तलाशी ली और इस बात का उन आयकर अधिकारियों को पछतावा हुआ। सिर झुकाकर वापस जाने लगे। मैंने उन्हें रोककर कहा, ठहरिए। देखो, अभी कुछ तो मिला नहीं, तो इसीलिए उन्होंने कवि की क्षमा मांगी और वो फिर सिर झुकाकर वापस अपने काम जाने लगे। देखो, सिर झुकाए हुए वे वापस जाने लगे। तो कवि ने क्या कहा देखो, तो कवि उन्हें कहते हैं कि ठहरिए। देखो, कवि रोककर कहा कवि ने कि आप मेरी एक बात सुन लीजिए। अभी कवि आयकर विभाग के अधिकारियों को क्या बोलते हैं ये अभी हम देखते हैं। सिर मत धुनिए, मेरी एक बात सुनिए। सिर मत धुनिए, मेरी एक बात सुनिए। मेरे घर में अधिक धन होता तो आप ले जाते। अब जब मेरे घर में बिल्कुल धन नहीं है तो आप मुझे कुछ देकर क्यों नहीं जाते? जिनके घर में सोने चांदी के पलंग और सोफे हैं, उन्हें आप निकलवा लेते हैं। बहुत अच्छी बात है, निकलवा लीजिए, पर जिनके घर में बैठने को कुछ भी नहीं, उनके यहाँ कम से कम एक तख्त तो डलवा दीजिए। देखो, यहाँ क्या बोला है देखो, सिर मत धुनिए, मेरी एक बात सुनिए। यहाँ सिर मत धुनिए, सिर मत धुनिए, इसका अर्थ देखिए, पछताइए मत, यानी सिर मत धुनिए। सिर धुनना यानी पछताने के कारण
पश्चाताप के कारण दुख प्रकट करना, उसे हम क्या कहते हैं? सिर झुकाना। सिर झुकाना यानी शर्मिंदा होना। तख्त यानी लकड़ी का बना हुआ तख्ता, उसे कहा जाता है तख्त। तख्त यानी लकड़ी का बना हुआ तख्ता। अभी यहाँ सिर मत धुनिए, मेरी एक बात सुनिए, क्योंकि यहाँ कवि ने आयकर विभाग के अधिकारियों को रोककर कहा है कि आप मेरी एक बात सुन लीजिए। अभी क्या बात है ये देखते हैं हम। यदि छापे मारने के दौरान मेरे घर में आपको अधिक धन मिलता, देखो कवि कहते हैं यदि छापे मारने के दौरान मेरे घर में आपको अधिक धन मिलता तो आप उसे ले लेते। बराबर है ना कि आयकर विभाग के अधिकारी जिसके घर छापा मारते हैं कि जो गैर कानूनी ढंग से पैसा कमाते हैं, धन कमाते हैं, तो वो धन वो लेकर जाते हैं। तो इसीलिए कवि यहाँ कहते हैं कि यदि आपको मेरे घर में धन मिलता तो आप उसे ले लेते। अब आपने देख लिया कि मेरे घर में कोई धन नहीं है। देखो, अब जब मेरे घर में बिल्कुल भी धन नहीं है तो आप मुझे कुछ देकर क्यों नहीं जाते? तो क्या बोले देखो कवि कि आप जब मेरे घर में कुछ भी धन नहीं है, ऐसी हालत में मेरी यह स्थिति देखकर आप मुझे कुछ धन देकर क्यों नहीं जाते? देखो, जिनके घर में सोने चांदी के पलंग और सोफे हैं उन्हें आप निकलवा लेते हैं, बहुत अच्छी बात है, निकलवा लीजिए। कवि कहते हैं कि जिन लोगों के घर में सोने चांदी के पलंग है, सोफे होते हैं, बहुत धन पैसा होता है, उन्हें आप जब छापा मारने जाते हो तो एक गैर कानूनी रूप से कमाया हुआ धन है उसे आप लेकर जाते हैं। शौक से लेकर जाइए, उसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं कहना। पर जिनके घर में बैठने को कुछ भी नहीं, देखो क्या कहते हैं कवि, पर जिनके घर में बैठने को कुछ भी नहीं, मतलब टूटी कुर्सी भी नहीं बैठने के लिए नहीं है, उनके घर में बैठने सोने के लिए एक तख्त की व्यवस्था तो करनी चाहिए। यहाँ कवि उन आयकर विभाग के अधिकारियों को बोलते हैं, पर जिनके घर में बैठने को कुछ भी नहीं उनके यहाँ कम से कम एक तख्त तो डलवा दीजिए। मतलब आयकर विभाग के अधिकारी जब किसी के घर में छापा मारने जाते हैं तो उनका गैर कानूनी रूप से कमाया हुआ जो धन है, पैसा है, वो सब वो जब्त करवाते हैं, लेके जाते हैं। पर जिनकी आर्थिक स्थिति के जिसके घर में एक कुछ भी नहीं है, उन्हें बैठने के लिए भी जगह नहीं है, टूटी कुर्सी भी नहीं है, तो उनके घर में बैठने सोने के लिए एक तख्त की व्यवस्था तो करते जाइए। यहाँ कवि ने आयकर विभाग के अधिकारियों को कहा है। तो इस तरीके से यहाँ ये जो छापा, ये जो हमारी कविता है वो कविता यहाँ पूरी हो गई। इसमें देखो यहाँ कवि ने बहुत अच्छी तरीके से जो आयकर विभाग के अधिकारियों की, छापा मारने वालों की जो कार्य प्रणाली है उसे यहाँ दर्शाया है। और आर्थिक स्थिति जो आम आदमी है उनकी जो आर्थिक स्थिति वो कैसे होती है, और छापा मारने वाले बस अपना छापा मारने का काम करते हैं, पर जो गरीब लोग हैं उन्हें कुछ भी नहीं दिया जाता, ये यहाँ दर्शाया गया है। और कवि द्वारा यहाँ जो हास्य जो उत्पन्न किया है वो तो आप सब लोगों ने देखा ही है कि कवि ने किस तरीके से हर एक शब्द का जो अर्थ है वो साहित्य के शब्द के अर्थ से जोड़कर यहाँ हास्य उत्पन्न किया है। तो हमारी ये जो छापा, ये जो कविता है यहाँ पूरी होती है। मुझे लगता है आप सबको ये कविता बहुत अच्छी तरीके से समझ में
आई होगी। तो अभी हम देखते हैं इस कविता के ऊपर जो स्वाध्याय के जो प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों को अभी हम देखते हैं। स्वाध्याय को आपको आपकी हिंदी की नोटबुक में लिख के रखना है और आपके हिंदी के टीचर से वो चेक करना है। तो एक एक प्रश्न को अभी हम देखते हैं। चाहे तो आप उसका स्क्रीनशॉट भी लेकर रखो। देखो स्वाध्याय में जो प्रश्न पहला है वो क्या पूछा गया है। देखो, सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। उसमें पहला प्रश्न है संजाल पूर्ण कीजिए। संजाल पूर्ण कीजिए। अभी आपको परीक्षा में इस तरीके के ही प्रश्न पूछे जाते हैं और जैसे पूछे गए हैं उस तरीके से आपको उसका जवाब लिखना होता है। अभी यहाँ क्या पूछा गया है, देखो, वे वस्तुएं खाली थी। वे वस्तुएं खाली थी। अभी हमने जो छापा कविता देखी तो उसमें कौन कौन सी वस्तुएं आयकर विभाग के अधिकारियों को खाली मिली कि जिनकी उन्होंने तलाशी ली। इन वस्तुओं का यहाँ सिर्फ हमें नाम लिखना है। परीक्षा में आपके सामने तो जो स्टांजा है वो होता ही है। अभी कौन कौन सी वस्तुएं खाली थी, इन 4 वस्तुओं का हमें यहाँ नाम लिखना है। देखो जवाब में क्या क्या है। रसोई की पीपियाँ, कौन सी वस्तुएं खाली थी, रसोई की पीपियाँ, कनस्तर, मटका, बच्चों की गुल्लक, टूटी अलमारी, ये वस्तुएं खाली थी। तो इस तरीके से आपको जवाब लिखना है। रसोई घर की पीपियाँ, कनस्तर मटका, बच्चों की गुल्लक, टूटी अलमारी। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, मैं आगे का प्रश्न देखो। प्रश्न क्रमांक 2, कृति पूर्ण कीजिए। उसमें पहला प्रश्न है, देखो, कवि द्वारा छापा मारने वालों को दिए गए सुझाव। अभी यहाँ कवि ने कौन कौन से सुझाव उन आयकर विभाग के अधिकारियों को दिए हैं ये हमें यहाँ मिलना है। अभी जो हमने अंतिम कविता की पंक्तियों में देखा कि क्या क्या सुझाव दिया है, तो यहाँ देखो क्या सुझाव दिया है। कवि के पास धन नहीं है इसलिए वे उन्हें धन लेकर जाओ। मतलब कवि ने कहा था ना कि जिसके पास कुछ भी नहीं है उन्हें आप कुछ तो देकर जाओ, कि जिसके पास तख्त नहीं है उन्हें एक तख्त को डलवा लीजिए। इस तरीके से कवि ने उन अधिकारियों को सुझाव दिया था। तो यही हमें लिखना है यहाँ। तो पहला सुझाव क्या लिखेंगे, कवि के पास धन नहीं है इसीलिए वे उन्हें धन देकर जाए। और दूसरा, जिनके घर पर बैठने के लिए सोफा या पलंग नहीं है उनके यहाँ एक तख्त डलवा दे। तो इस तरीके से आपको इसका जवाब देना है। दूसरा देखो, शयन कक्ष में पाई गई चीजें। अभी शयन कक्ष यानी सोने का कमरा, और उस सोने के कमरे में कौन कौन सी चीजें मिली। उस सोने के कमरे में क्या मिला, देखो, फटा हुआ तकिया और टूटी अलमारी। तो यही 2 शब्द आपको यहाँ लिखने हैं, फटा हुआ तकिया, टूटी अलमारी। यह सोने के कमरे में मिले। तो हमें सिर्फ इतना ही लिखना है, फटा हुआ तकिया, टूटी अलमारी। तीसरा प्रश्न देखो, कविता के आधार पर जोड़ियां मिलाइए। अभी यहाँ 2 गढ़ दिए हैं, अ, आ। इसमें अर्थ, अभी अर्थ का कवि ने किससे, साहित्य में कौन से शब्द से जोड़ा है, वो आपको इस तरीके से जोड़ियां लगानी है। उत्तर में देखिए, अर्थ,
अर्थ का अर्थ किससे जोड़ा है? देखो, नई कविता में। अर्थ किसमें है? मेरी नई कविता में। एक कवि कहते हैं सुवर्ण मांगा, तो वो सुवर्ण का किससे जोड़ते हैं कि सुवर्ण यानी अच्छा हस्ताक्षर, इससे जोड़ते हैं। तो वो सुवर्ण का अर्थ उन्होंने क्या लिया? काव्य कृतियों में। वो तो मेरे काव्यों में बिखरा हुआ है, यानी काव्य कृतियों में। चांदी, चांदी का जो अर्थ है वो किससे जोड़ते हैं? सिर के बालों से। तो यहाँ चांदी की जोड़ी किससे आएंगी? बालों में। चांदी बालों में। मुद्रा, मुद्रा यानी चेहरे का भाव। यहाँ उस मुद्रा का जो अर्थ है वो किससे जोड़ते हैं? चेहरे पर, यानी मुद्रा। तो इस तरीके से हमें जोड़ियां लगानी है। अभी अगला प्रश्न देखिए। प्रवाह तालिका पूर्ण कीजिए। हमें प्रवाह तालिका पूर्ण करनी है कि छापा मारने वालों में आया परिवर्तन। छापा मारने वालों में किस तरीके से, कौन कौन सी तरीके से परिवर्तन आया, उसे हमें स्टेप वाइज यहाँ हर एक पॉइंट टू पॉइंट लिखना है। इसे हम प्रवाह तालिका पूर्ण कीजिए, इसके अंदर हमें ये लिखना है। छापा मारने वालों में आया परिवर्तन। अभी छापा मारने वालों में आया परिवर्तन, उसमें पहला परिवर्तन तो क्या आया कि उन्हें कुछ भी नहीं मिला, तो क्या हो गया? घर में कुछ न पाकर उनका खिला हुआ चेहरा मुरझा गया। ये पहला परिवर्तन। उसके बाद उनके हृदय में रौद्र की जगह करुण रस समा गया। ये दूसरा परिवर्तन। तीसरा, उन्होंने क्या किया? कवि से माफी यानी क्षमा मांगी। और चौथा, अपनी असफलता पर मन ही मन पछताकर वह सिर झुकाकर वापस जाने लगे। मतलब इतना सारा परिवर्तन उन आयकर विभाग के अधिकारियों में आया कि उन्होंने कवि के घर में कुछ भी न मिलने के कारण ये सब परिवर्तन ये आयकर विभाग के अधिकारियों में आया हुआ हमने देखा। आगे पांचवा प्रश्न देखो। ऐसे प्रश्न बनाइए जिनके उत्तर निम्न शब्द हो। अभी देखो, हमें परीक्षा में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको उत्तर दिया जाता है और जिस प्रश्न का उत्तर वो हो ऐसा प्रश्न आपको बनाना है। अभी देखो, पहला दिया है अरण्यकांड। आपको ऐसा प्रश्न बनाना है कि जिसका उत्तर जो है वो उत्तर क्या होना चाहिए? अरण्यकांड। तो इसमें देखो आपको प्रश्न बनाकर दिया है। कवि के घर में क्या देखकर छापा मारने वालों का चेहरा मुरझा गया? और प्रश्न क्वेश्चन मार्क, प्रश्न चिन्ह। कवि के घर में क्या देखकर छापा मारने वालों का चेहरा मुरझा गया? तो उसका उत्तर हमें मिला अरण्य कांड, मतलब सब बिखरा हुआ देखकर। अभी दूसरा देखो तख्त। अभी ये जो उत्तर आना चाहिए ऐसा प्रश्न हमें बनाना था। कवि छापा मारों से अपने घर में क्या डलवाने के लिए कहते हैं? प्रश्न चिन्ह। उत्तर आया उसका तख्त। असफलता, तीसरा प्रश्न बनाना है किसके ऊपर? हमें असफलता उत्तर हमें मिलना चाहिए। तो देखो, छापा मारने वाले किस पर मन ही मन पछताकर वे सिर झुकाकर वापस जाने लगे, और प्रश्न चिन्ह देना बिल्कुल भी भूलना नहीं। और चौथा जो है अनधिकृत, ये उत्तर आना चाहिए और उसके ऊपर हमें प्रश्न बनाना है। छापा मारने वालों ने कवि से कौन से रूप से कमाए हुए अर्थ की मांग की थी? तो क्या आया? अनधिकृत इसका उत्तर। तो इस तरीके से हमको दिए गए उत्तरों पर प्रश्न बनाने होते हैं और ये लिखते समय प्रश्न चिन्ह देना बिल्कुल भी भूलना नहीं। और हमेशा परीक्षा में जो भी आपको कविता की पंक्तियाँ दी है उन्हें आपको बड़े ध्यानपूर्वक पहले पढ़ना है और उसके बाद ही स्वाध्याय में और प्रश्न जो पूछे गए हैं उसके उत्तर आपको लिखने हैं। मेरे ख्याल
से आप सभी को ये जो छापा कविता है वो समझ में आई होगी। बहुत ही अच्छी कविता है। उसमें कवि ने बहुत ही अच्छी तरीके से हास्य व्यंग उत्पन्न किया था। उसमें हमें बहुत मजा ही आया। तो इस तरीके से हमारी ये कविता और हमारा उसके नीचे दिए गए प्रश्नों का जो स्वाध्याय है, ये कृतियाँ हमारी पूर्ण हो गई। धन्यवाद। Okay, thank you, ma'am. Oh. Thank you so much. It was a very nice story.